मेरे अभी तक जो है 25 नाटकों का अलग अलग संकलनों में आ चुका है। एक्चुअली लीडरशिप होती है कि आप किसी को कन्विंस करके, उसको सहमत करके, उसको राजी करके, उसको इंटरलाइज करवा के जी। उसी से काम है। अब जो उसमें एक राजा होता है, एक मंत्री होता है। अब इन दोनों ने आपस में बदल दिया। जी। जो राजा था वो मंत्री बन गया, मंत्री बन गया। तो मुझे पता नहीं, तो ये मंत्री जो है राजा था, उसने दोनों डायलॉग एक साथ पढ़े, मैं पीछे से हंस के लोट। एक सड़क होती मेरे समझ में होती, यत्या सड़क्यों कन्न क्या च, आज प्रजा की आंख तनी है, राजा चुप है, तकलीफें तूफान बनी है, राजा चुप है। लेखन, अभिनय और निर्देशन, आज के हमारे गेस्ट इन तीनों ही भूमिकाओं में एक सशक्त नाम है। वे गढ़वाली साहित्य और गढ़वाली रंगमंच की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिन्होंने शब्दों को मंच पर जीवंत किया और किरदारों में जान डाल दी। उनके नाटक हों, कविताएं हों या कहानियाँ, सभी में समाज की सच्चाई और जागरूकता की गूंज साफ सुनाई देती है। उनके इसी योगदान के लिए भाषा संस्थान की ओर से उन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध गढ़वाली साहित्यकार और नाटककार गजेंद्र नौटियाल जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर, पहला सवाल यही कि आपको अभी उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा गया, क्या कहेंगे? मेरा सौभाग्य ये है कि जो गढ़वाली भाषा के पहले नाटककार थे जी। भवानी दत्त थपलियाल, उन्हीं के नाम से जो पुरस्कार है वो भवानी दत्त थपलियाल पुरस्कार है। वो जो सबसे पहले नाटककार रहे गढ़वाली भाषा की, जो ज्ञात नाटककार है, तो वो पुरस्कार मिला और मुझे अच्छा लगता है एक नाटककार होने के नाते, भले कहानी के लिए मिला पुरस्कार। जी। आपने सर गढ़वाली भाषा में नाटक लिखने की शुरुआत की थी, तो गढ़वाली भाषा को ही क्यों चुना? मैं बॉम्बे में मैंने बहुत हिंदी थिएटर के, मराठी थिएटर किया, चंडीगढ़ रहा, पंजाबी थिएटर किया। मुझे लगा मेरी जो दूध बोली है जी। उस दूध बोली पे काम होना चाहिए। और मेरे पास बहुत सारा आइडिया था। मैं 1979 से नाटक लिखता रहा हूँ अपने गांव में जब था तब से। जी। तो नाटक में सभी विधाएं, आपका संगीत हो, नृत्य हो, गायन हो, जी। संगीत हो, सभी तरह की विधाएं शामिल हो जाती हैं। इसलिए मुझे लगा कि गढ़वाली ऐसी अपनी गढ़वाली भाषा में अगर मैं थिएटर पे काम करता हूँ तो ये अपनी दूध बोली के लिए बड़ा काम होगा। तो वो कौन सा ऐसा पल था आपकी लाइफ का जब आपको लगा कि आपको नाटक लिखने की ओर जाना चाहिए? आपने कहा बहुत कम उम्र में आपने लिखना शुरू किया, तो कोई इंसिडेंट ऐसा? बचपन में मेरे पिताजी ने अपने गांव में 28 साल तक रामलीला करवाए। उन्होंने एक दिन बाद छोटे बाल राम की पाठ के लिए मुझे भी घसीट लिया। मैं मतलब जो भी करना था, रोना था और हरकतें कुछ करनी थी, मैंने कर ली। दूसरे दिन लोग मुझे धारे पनेरे जहाँ भी मिलते वो बोलते अरे राम जी आइए। तो मुझे लगा कि जो नाटकों की शक्ति है, जो लोगों को प्रभावित करती है, जो लोगों को प्रभावित करना हो तो नाटकों में काम करना चाहिए। वो एक नाट्य है रामलीला भी, तो वहाँ से मेरा शुरू बढ़ा। और कब आपने फर्स्ट नाटक लिखा, पहला नाटक कब? 79 में मैंने लिखा। असल में एक नाटक हो रहा था हमारे स्कूल में और माधव सिंह भंडारी जी। तो मैं पूरा देखता था। मैं शार्प ऑब्जर्वर रहा हूँ पहले से। वो नाटककार के लिए जरूरी होता है आप शार्प ऑब्जर्वर। तो वहाँ वो नाटक देखा मेरे गांव में। मेरे साथियों ने बोले यार यहाँ भी करते हैं, अपने गांव में भी करते हैं। वो तो 7 दिन का था, नाटक खत्म हो गया, अपने गांव में करते। तो मैंने पूरा याद रख रखा था, उसको उतारा। पहली स्क्रिप्ट 79 में जी मैंने लिखी और अपने गांव के सब जो हम उम्र थे उन सबको लेके नाटक किया। कोई उसका मूवमेंट जो आपने उस समय प्ले किया हो तो कुछ थोड़ा सा अगर हमें यहाँ पर? अच्छा, मैंने अब तक 53 नाटक लिखे हैं। हाँ जी। जो गढ़वाली भाषा में 53 नाटक लिखे हैं, सभी फॉर्मेट में मैंने लिखे हैं। हाँ जी। इस नाटक की हम जो पहला नाटक था उसमें मैं जो उदीना होती है माधव सिंह भंडारी की पत्नी जी, तो उसके पिता का रोल किया था। मुझे लगता था कि ये मैं ज़्यादा ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियाँ और भी थी कि निर्देशन भी देखना है, दूसरा संगीत पक्ष देखना है और मंचीय नाटकों के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने छोटा सा रोल लिया था। इतनी छोटी उम्र में बाप बनने का जो वो एक रोमांच था। मुझे लगा हाँ
बाप बनना कैसा होता है और एक बेटी का, क्योंकि बेटी उस ज़माने में, जब जिस ज़माने में मैं माधव सिंह भंडारी नाटक लिख रहा था, तब तक भी बेटियों के लिए इतना खुलापन नहीं था, वो इतना बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान इस तरह से देके या स्वतंत्रता नहीं थी। तो उस स्थिति को मैंने महसूस किया और अब उसको मैंने मतलब मेरे नाटकों में ज़्यादातर महिला पात्रों की भरमार होती है, या जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, लुहार हैं, औजी हैं, बेडा हैं वगैरह, इनका कोशिश की है मैंने कि इनके जीवन में मैं उनकी जगह खड़ा होकर अपने को देखूं तो कैसा महसूस होता है, तो वो किया। आपने विधाओं की बात की, तो नाटक में जो प्रमुख विधाएं हैं सभी में आपने लिखा है। मुखौटा नाटक है, रेडियो और हाँ। मंचीय नाटक। हाँ हाँ। तो सभी में अगर आप देखें तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? इस सबसे अच्छा जैसे कुछ वो नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट को प्रस्तुत करने के लिए, जैसे मुझे अगर प्रकृति के बारे में, एक मेरा नाटक है उसमें सारे कहाँ है आदमी जी और कक्ष मन की, तो वो नाटक में पात्र सारे जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं। जी अब उसको बीइंग ए ह्यूमन तो जी। कैसे ट्रीट करूँगा, तो मैंने पूरे मुखौटों का इस्तेमाल किया है। वो मुखौटों का क्योंकि मैंने देखा, अपने गढ़वाल में देखा, बॉम्बे में देखा, सब जगह मुखौटों का कैसे उपयोग होता है और उसका मूवमेंट कैसा होता है, जब पात्र मूवमेंट करेगा, बोलेगा या तमाम चीज़ें कैसे करेगा, तो वो मुखौटा शैली में मैंने लिख दिया। ऐसी ज़रूरत पड़ती है जैसे कि आपको लगता है कि कोई बहुत भारी विषय है, जैसे मैंने एक एड्स ऐसा सेक्सुअल बातचीतें हमारे समाज में बहुत कम होती हैं। हालांकि दुनिया का सबसे पहला जो यौन शास्त्र पे सबसे बड़ा शास्त्र हमारे देश में वो किया गया, लिखा गया, पर उस बात को एड्स से खतरे को बताना था, तो अब कैसे बताएंगे? जी कोई तैयार नहीं है, कई लोग थे। तो सिप्सा एक प्रोजेक्ट होता था उत्तर प्रदेश सरकार का, कहीं कोई तैयार नहीं। जी मैंने कहा मैं करता हूँ, तो मैंने अपनी जो धार्मिक मान्यताओं के आधार पे उस पे फिर कठपुतली के जरिए जी। बोल प्रस्तुतिकरण किया, घुंघियाट करके। घुंघियाट। तो वो घुंघियाट जो है चल पड़ा और उसका हिंदी रूपांतरण हुआ, उर्दू में रूपांतरण हुआ, और सभी जगह पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में उस नाटक को किया गया। आपने 53 से ज़्यादा नाटक लिखे, आपने जैसा कहा, तो उनको किताबों के रूप में आपने कब संकलित किया? कहानियाँ और कविताएं भी आपने लिखी हैं, तो ये किताब मैंने जैसे बोला, मैं नाटककार हूँ बेसिकली, और नाटक में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अपना गीत भी शामिल होते हैं, संगीत भी शामिल होता है, नृत्य भी शामिल होता है, तमाम चीज़ें। तिमुंडिया मेरा एक नाटक संग्रह है जिसमें 3 मंचीय नाटक हैं। तो वो 3, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको बोलते हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा, कैसा लगता है चतुर्मुखी ब्रह्मा? ये बोले इसमें कितने कोने, बोले 4 कोने। कहाँ है? आप 3 से ज़्यादा नहीं देख सकते, देख लीजिए, नहीं दिखते। चौखंबा, 3 कोने दिखते हैं, चौथा नहीं दिखता। ऐसे इंसान के अंदर जो बहुत सारे कोने हैं, बहुत सारे डायमेंशंस बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो डायमेंशंस हैं। तो उसमें दिखता वह है, बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन वो डायमेंशन आप लिमिटेशन है, ईश्वर ने आपको उतना ही लिमिटेड कर रखा है। मेरे पहला जो नाटक संग्रह 2005 में छप पाया जी। उस समय तो किताब छापना बड़ा मुश्किल होता था। यहाँ उत्तराखंड में भले राज्य बन चुका था, लेकिन संस्कृति विभाग, भाषा विभाग कुछ नहीं था जी। तो नारद तिवारी जी थे उस समय मुख्यमंत्री, तो उनके हाथ सामने पहुंच गया। मैंने कहा जी ये नाटक संग्रह है। मंत्री प्रसाद नैथानी थे उस समय, एक विधायक हमारे क्षेत्र के। तो मैंने कहा एक नाटक संग्रह, इसमें 10 नाटक है और ये अलग अलग विषयों को लेकर बात करता है, नाटक अलग अलग विषय। तो उन्होंने तुरंत में 35,000 उस जमाने में किताब के लिए ले जाओ, और तो नहीं है खर्चा, और चाहिए तो बताइएगा। तो और उसी दिन उन्होंने कहा अपने एसओडी को कि आज ही कोई संस्कृति के लिए एक अलग विभाग बनाओ, ताकि ऐसे अगर कोई किताबें छपनी है, कोई परफॉर्मेंस होनी है, तो उसमें कम से कम उनको कुछ अनुदान दिया जा सके। तो स्थापना 2005 में हुई। उसके बाद मैंने बहुत सारे मेरे अभी तक जो है 25 नाटकों का अलग अलग संकलनों में आ चुका है। तिमुंडिया एक नाटक संग्रह है, उससे पहले मैं 11 जन जागरूकता का 11 नाटक एक है। अभी बहुत सारे रेडियो नाटक है जो आकाशवाणी के प्रसारित हो चुके 9।
मैंने जितने लिखे हैं नाटक, वो मंचीय नाटक हूँ, नुक्कड़ हूँ, चाहे आपके कठपुतली हूँ, मुखौटा हूँ, ये सभी का प्रदर्शन हुआ है, ये बहुत लोगों एक के बीच पहुँचे हैं। हाँ, अच्छी बात है ये हाँ। कि एटलीस्ट जागरूकता लोगों में आई है मंचन को लेके। जागरूकता के साथ पे जो लक्ष्य था कि अपनी भाषा, जी, और जो 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 ज़्यादा प्रभावित करता, हमारे गांव में तो अनपढ़ है, मैंने 1667 गाँव में खुद जाके नाटक किए, कठपुतली नाटक हो, नुक्कड़ नाटक हो, आपके मुखौटा नाटक, खुद जाके किए, और मैंने देखा असर क्या होता है। जी, वो अनपढ़ महिला जो 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 आपकी भाषा नहीं पढ़ सकती या आपकी हिंदी में नहीं समझ सकती है, वो प्रभावित होती है, जी, वो देखती है, वो हंसती है, वो खिलखिलाती है, वो विषय को समझती है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ। और बहुत अच्छा, हम नाटक के बाद लोगों से पूछते थे कि आपके समझ में क्या आया, तो वो जितना हम सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा लोगों को समझ है या समझ पाते हैं। आप खुद भी रंगमंच से जुड़े रहे हैं और आपने फिर लेखन किया, अभिनय किया, निर्देशन किया। जी। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको क्या लगता है इसमें अ, से? एक 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 जो आदमी का व्यक्तित्व होता है, वो अलग-अलग तरह के व्यक्तित्व है प्रत्येक आदमी के। कोई लीडरशिप में, जो आप हुँ, निर्देशन की बात करें तो वहाँ आपको एक लीडरशिप चाहिए, और लीडरशिप किसको बोलते हैं, जैसे आज देखते हैं वैसे नहीं, अ, वो पुराने ज़माने की लीडरशिप है कि डंडे के दम पे लोगों से काम कराओ। एक्चुअली लीडरशिप होती है कि आप किसी को कन्विंस करके, उसको सहमत करके, उसको राजी करके, उसको इंटरलाइज करवा के जी, उसी से काम लें कि वो क्या काम करे। नहीं तो आप पात्र जो है वो तो प्राकृत रूप में जैसा है वो दिखा सके, तो ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा अपने बातों से, अपने उसको जो जो मैं चाह रहा हूँ एज ए निर्देशक। तो निर्देशन सबसे बड़ा चैलेंज है। जी, और अ, मेरे साथ तो और दिक्कत ये थी कि मैं खुद ही निर्देशक हूँ, खुद ही लेखक हूँ, और जी, खुद ही पैसों को जुगाड़ करना जी। उस प्रोडक्शन को लाने के लिए। तो कभी ऐसा हुआ मंच पर जब आप हैं और निर्देशन में भी हैं, तो कभी आपकी योजना के विपरीत सब हो गया? फिर कुछ मोमेंट कुछ उस समय का? नहीं, बहुत दफ़े क्या होता है, अ, अ, अगर आप ऐसे देखें ना, एक्टिंग करते-करते बीच में कुछ होता है, जी, तो एक एक दफ़े बूढ़ियो बोलियो ओलो स्वाद एक नाटक कर रहे थे हम। अब जो उसमें एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, अब इन दोनों ने आपस में बदल दिया। जी, जो राजा था वो मंत्री बन गया है। तो मुझे पता नहीं, ये आपस में उन्होंने, और बीच में एक कर्टेन होता था, पीछे से लोग आते थे, जी, छोटा गांव का वो है। तो राजा बोलता, अरे मेरी प्रजा का क्या हाल चल, तो मंत्री उसको डायलॉग भूल गया कि मैंने बोलना क्या। तब तक मैं लगा महाराज सब ठीक हो, पीछे पीछे से। मैं तब अंदर चला गया जब ये बाहर आया। मैं पीछे चला गया, महाराज सब ठीक ठाक क्षण पर। अब ये राजा भूल गया कि पर की बात, तब क्या राजा बोलना ने है? बोलना था पर क्या, तो तब इसने आगे बढ़ना था। तो ये मंत्री जो है राजा था, उसने दोनों डायलॉग एक साथ पढ़े, मैं पीछे से हंस हंस के लोट। तो ऐसा कभी खुद एक्टिंग करते होता। कभी एक दिन हम कोटद्वार में थे, नाटक कर रहे थे, हम सोच रहे हैं कि मतलब अब बिल्कुल बादल घने हमारी तरफ बढ़ रहे थे, और हम लोग नाटक लगे हुए पूरे। सिर्फ मुझे चिंता इस बात की थी, मैंने और लोग जी, या दर्शक भाग न जाए। आपको ताजुब होगा कि बारिश हुई, खूब बारिश हुई, ओले पड़े, पर न दर्शक हटे न हम हटे। अच्छा। और एक कौन-सा नाटक था? वो भी बूढ़ियों बोलियों ओलो स्वाद का एक अच्छा, पर्यावरण वाला एक कैंपेन था हम लोगों का। तो वो हाँ, और एक वो उपलब्धियाँ, एक दूसरा हिंदी नाटक था वो, जब भी चल रहा था जी, वो बूढ़ियों बोलियों ओलो स्वाद चल रहा था, लास्ट हमारा नाटक था। तो लोग हटे नहीं वहाँ से, वो खूब भीगे, हम भी भीगे, वो भी भीगे। तो ये होता है कि हमारा परफॉर्मेंस, हमारी बिल्कुल। जो जो प्रस्तुति है, मतलब लोग उसके साथ जुड़े हैं। और बूढ़े बोले वो स्वाद है, पर्यावरण को हमने कैसे व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उपयोग कर दिया है, और आज बोल रहे कि ये हो गया वो हो गया, तो होना ही है। आज गर्मी हो गई, आज ये जी, नहीं है, कल बीमारियां हो गई, तो उसी का वो है। तो वो सवाल उठाता है उसी बात को लेकर।
तो जैसे आप स्क्रीन राइटिंग करते हैं, क्योंकि स्क्रीन के लिए लिखना थोड़ा अलग चीज़ होती है, हाँ। आपने किया है काम स्क्रीन पे भी, तो स्क्रीन के लिए लिखना अलग एक चैलेंज है, और नॉर्मल आप किताबों के लिए लिखना अलग, तो आपको ज़्यादा टफ क्या लगता है, क्या चैलेंज लगता जो है? पूरा नाटक लिखना अपने आप में चैलेंज होता है, ठीक है ना। आप पांचों फॉर्मेट ले लो, जी आप ऑडियो ध्यान में रख के रेडियो नाटक लिख रहे हैं, जी आपको आपको अपने श्रोता को दिखाना है कि क्या हो रहा है, जी उसकी इमेजिनेशन बनानी है शब्दों से, ठीक हुआ। और वही चीज आप मंच या नाटक लिख रहे हैं तो उस वहाँ आपको साउंड कैसे जाएगी जी, आपका म्यूजिक कैसा होगा, आपके डायलॉग, आपका मूवमेंट, आपकी लाइट कैसे जी होगी कि वो वही दिखाए जो आप दिखाना चाहते हैं चाहते उस हैं जी दर्शक को। तो वहाँ दिखाना है। हालांकि दोनों चीज़ें आपका जैसे जो जो दिखने वाले जो नाटक हैं उनमें चाहे नुक्कड़ नाटक हो, कठपुतली या आपका मुखौटा मुखौटा नाटक हो, इसमें आदमी शरीर जो जो आपका शरीर के जो आपकी ज्ञानेंद्रिय ना आंखों से कानों से देखता है आपको, जी ये दोनों मिले होते हैं जब वो देख रहा होता है आपको। और इसलिए आपकी जो संरचना होती है डायलॉग की और आपके विषय के को किस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जी तो वो मजबूत होगी तो देखने वाला आपके साथ रहेगा, नहीं तो वो हट जाएगा। वो जी तो गप लगाने लग जाएंगे, गांव में जाएं तो वो महिलाएं आपस में गप लगाने लगेंगे। मंच थिएटर अगर आपका मंच पे हो रहा तो वहाँ लोग अपने आपस में या तो सो जाएंगे या तो आप गप लगाना जी शुरू हो जाएंगे। तो ये विषय को बांधना और ये जो अलग अलग चीज़ के लिए स्क्रिप्टिंग होती है, जी चाहे आप रेडियो के लिए करो, वहाँ आपको लिखना पड़ता है कि ऐसी साउंड आएगी, ऐसा म्यूजिक आएगा। साउंड और म्यूजिक अलग अलग जी दो चीज़ें। तो साउंड ऐसी आएगी, म्यूजिक ऐसा आएगा, डायलॉग इस तरह से होंगे, इसका जो उतार चढ़ाव कैसा हो, गुस्से में बोलेगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। जी और मैं चूँकि खुद परफॉर्मर है, मैंने गढ़वाली नाटक मतलब सिर्फ ऑडियो नाटक भी किए, तो मेरे लिए आसान होता है कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर मैं इस तरह से बोलूँगा तो कैसा इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, वो कैसे लगेगा। कहीं दूर से चिल्ला रहा हूँ, कहीं पहाड़ की चोटी से नीचे हो कि नीचे से ऊपर पहाड़ को चिल्ला रहा हूँ, तो वो समझ में आता है। जी तो आसानी से लिख पाता हूँ उसका इंस्ट्रक्शन, वो ज़्यादा इजी लगता है। ईजी लगता है। आपने जन आंदोलनों के लिए भी लिखे हैं, फिर सरकार के साथ भी जुड़कर आपने जागरूकता के कई नाटक लिखे, वो जी, कब शुरू हुआ? ये दोनों अलग अलग तरह की विधा वो जी परिस्थितियाँ थी मेरे लिए। जब उत्तराखंड आंदोलन हो रहा था जी तो हमें लगता था कि लोग शुरू में तो जोश दिलाने की बात करते थे, तब हम लोग उस तरह से नाटक लिखने लगे। जैसे हमने जो नाटकों के लिए एक पूरा यात्रा भी की, उत्तरकाशी से लेके यहाँ चंबा तक, मसूरी से यहाँ देहरादून के अंदर। तो जनगीत गाते थे, छोटे छोटे नाटक करते, पगडंडियों का घेरा, एक गढ़वाली में हमारा एक नाटक था जो मैंने लिखा था, वो आंदोलनों के लिए लिखा। तो उसमें ये था कि क्यों हमें मतलब उत्तराखंड क्यों चाहिए जी और उसके लिए क्या करना है। और जब आंदोलन में गोलीबारी शुरू हो गई, लोग मरने लगे, वो मैं पत्रकारिता भी करता था, मैं उस तो देख रहा था, वो मेरे सामने घटित हो रही थी चीज़ें, तो मैं उसमें शामिल था। मतलब तो हर दिन देखता था वहाँ क्या होता था। कभी वो पीएससी वाले आते हैं और लोगों की दुकानें तोड़ के वहाँ से सामान लेके निकल जाते हैं। फिर कभी लोग ऐसे ही जैसे कोई आ गए बेचारे गलती से सड़क पे, तो कर्फ्यू लगा, मार मुर के लोगों ने, कर्फ्यू देखा नहीं था मसूरी में। तो जैसे कर्फ्यू हटा, हमने नाटक कर दिया, वो हम तैयारी कर रहे थे पीएससी हड़ताल पे। और पीएससी हड़ताल पर आधे दर्शक पीएससी वाले आधा दर्शक पीएससी होने पे भी हमारे बहुत सारे साथियों को लग रहा था झिझक थी, लेकिन हमने नाटक पूरा किया। और उसमें हम लोगों ने जो एक इमेजिनेशन किया था कि जो उस अत्याचार को, जो लोगों को मारने का, लूटने का पीएससी वाला कर रहा है, उसको एक दिन सरकार, मुख्यमंत्री डीआईजी बना देगी। और ठीक 1 महीने बाद मुजफ्फरनगर कांड होता है, उसमें जो बुआ सिंह थे उसको उसने अत्याचार किए,
बलात्कार करवाया, सब कुछ कराया। हमारे उस नाटक में भी ये था कि हमारा नाम बड़ा पे से हड़ताल पे, मतलब क्यों है उसका नाम, हमारा नाम 5 अक्षर का होना चाहिए, पापी, अत्याचारी, हत्यारी, बलात्कारी, कस्टमर। तो निगोसिएशन हो रहा मुख्यमंत्री रईस के बीच में, वही है पूरे नाटक का थीम कि ये क्या करेंगे। उसको डीआईजी वो बोलता है नहीं नहीं 4 अक्षर का चलेगा, हत्या में, बलात्कार में हत्या स्वतः शामिल है, इसलिए तुम्हें पापी, अत्याचारी, हत्यारी कंस्टेबल बोलेंगे। और वो जैसे चिपकाता है बुआ, जो बाद में बुआ सिंह के साथ सेम हुआ, तो वो हमने इमेजिन कर लिया पहले। ये एक कल्पना शक्ति होती है लेखक की जी। तो वही चीज़ें बाद में होती हैं। और मुझे लगता है कि नाटकों में बहुत जो आंदोलन में नाटक हुए बहुत सारी जगह, तो पुरानी टीवी में हम लोगों को दर्शक नहीं मिले, दर्शक जी। तो दर्शक नहीं मिल रहे, कहाँ गए, तो वहाँ गेट से जब शाम को छुट्टी होती है तो उनके सामने खड़े होकर हमने नाटक शुरू कर दिया। और नाटक क्या कि फिर वही पेज से हड़ताल पे कि देखो ऐसे अत्याचार कर रहे हैं लोग, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। और ऐसे ऐसे चीज़ें करनी पड़ती लोगों को थी। आंदोलन से भी जोड़ने के लिए जोड़ने की जरूरी तो जरूरी कुछ तो वो लगता है। नाटक की कुछ चंद लाइनें भी यहाँ पर अगर हमें आप एक मुझे वो जो बूढ़ियों को बोलियों अलग स्वाद का एक डायलॉग लगता है, अरे बेटा क्या छन तुम करने लगे है? अच्छा सड़क बनाओ, तुम भी सड़क छन बनाओ, तुम भी सड़क, अरे सभी सड़क छन बनाओ, यथ्या सड़क करने के चला तुम एक सड़क होती मेरे समझ में होती, यथ्या सड़क करने क्या च। तो एक जो नाटक का हैमरिंग पॉइंट बोलते हैं ऐसे, जी। आप अपने साथ लेके चलते हैं दर्शक को। जब वो आपके साथ चलना शुरू हो जाता तो आप हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग मतलब जो बात, जो संदेश आप देना चाहते हैं उसको हैमर करते हैं, उसको ठोकते हैं। उस वो तो एक सड़क हो होंदी तो कोई बात नहीं थी, यथ्या से कन के और सवाल बड़ा हो, एक सड़क हो तो ठीक है, तो इतनी सड़कों का क्या करोगे, आप कर क्या रहे हैं? जी। एक सड़क थोड़ी बना रहा हूँ, सैकड़ों सड़क बन रही है और आदमी गायब, पहाड़ वैसे खाली, पर तोड़ने के लिए तो सड़क बना दिया आपने। और गीत, जन आंदोलनों में भी आपने गीत जन आंदोलन में बहुत सारे गीत को हम वो करते थे। और मुझे डॉक्टर अतुल शर्मा और हम लोग कनक सिनेमा में, मतलब दैनिक जागरण में हुआ करता था, तो वहाँ पे बैठ के हम लोग गीत लिखते थे सुबह सुबह और प्रभात फेरी करते थे। तो उनका वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता था, लड़के लेंगे भिड़के लेंगे छिनके लेंगे उतरा। बिल्कुल जन कवि इसी से रहे हैं वो गीत उन्होंने जब शुरू किया था तो वो छोटा था, वो हर दिन वो एक एक लाइन उसमें जुड़ती चली जाती जी। तो उसमें बहुत उस तरह का, जब हम सुबह सुबह उठ के वो जाते थे तो हम सोने वाले का ध्यान रखते थे, प्रभात फेरी हो रही तो लोग झुंझला के उठे नहीं जी। तो आज प्रजा की आंख तनी है, राजा चुप है, तकलीफें तूफान बनी है, राजा चुप है। और स्लो म्यूजिक होता था जी। ऐसे मुझे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे अभी बहुत सारे गीत कोई और जो आपको याद हो? मेरे साथियों ने गाए, तो वो बहुत सारे असल में नाटकों में मेरे गीत हैं। जैसे मैं पहले कह रहा था, मैं हमेशा नाटकों में गीत को शामिल करता। जैसे फुंड फुक्का एक नाटक था, रेडियो नाटक। फुंड फुक्का में वन लाइन स्टोरी ये है कि जो आप पलायन करते हैं उससे आपके खेत और खलियान, मकान नहीं पड़ते बंजर, दिल भी बंजर पड़ते हैं। तो उसमें एक सूत्रधार होता है और सूत्रधार होता है गलियार, जो इधर की उधर की इधर करते हुए और व्यापार व्यापार ये करता। तो गलियार आदमी वो लेकिन चेतावनी देता रहता है। कुछ बच्चे आ रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, क्या बोलो बेरोजगार है, तो वो शुरू हो जाता, हाथ मली को डिग्री को कागज, नौजवान घुमड़ा छन, घर कूतों को हॉल भी छुट्टी, पुंगड़ा बांझ पड़ा छन, अरे क्या कनी शिक्षक हमन मवासी जन्या तन्नी, अरे दुनिया तरक्की कनी चियन्नी, दुनिया तरक्की कन्नी। थोड़ा सा एक ऐसा बात जो कभी भी चाहे आप समाचार पत्र हो
जो हम समाचार को बोलते हैं ना, उसमें एक क्या बोलते हैं, ह्यूमर होना चाहिए। तो ऐसा नाटक के अंदर भी होता है। तो ह्यूमर आप डायलॉग से पैदा कर सकते हैं, जी वैसे आप गीत से भी पैदा कर सकते हैं ह्यूमर। जैसे ये दुनिया तरक्की करनी, हाँ भाई बेरोजगारों क्या वो है, काम धाम नहीं तुम्हारा, पोंगड़ा तो बांझ छन पड़ा। जी तो वो डायलॉग, वो जो गीत ने दर्शक को अपनी तरफ खींचा, और जैसे वो नाटक के साथ शामिल हुआ, उस पात्र के साथ जुड़ा, वैसे उसने हैमरिंग किया, पोंगड़ा तो तुम्हारा बांझ जचन पड़ा। मतलब जो बात बोलना था वो बात बोल दी। जी। तो ये कुछ है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों का भी आप इस्तेमाल करते रहे हैं अपने काम 1995 में जब कोई ढोल पे बात करने को राजी नहीं था, में? जी तब मैं भुवनेश्वरी मेला आश्रम में एक एनजीओ है उसमें गया, और पत्रकारिता छोड़ छाड़ के सब कुछ। हालांकि पत्रकारिता तो रगों में थी, मतलब मैं ऐसा लिखता रहा हूँ। नाटककार भी एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है, वैसे ही पत्रकार भी ऑब्जर्वर होता है। तो मुझे लगता था कि ढोल और ढोल की जो हमारा मूल है इस उत्तराखंड की संस्कृति का, तो उसके लिए कुछ काम किया जाना चाहिए। तो स्वामी मनमथन जो श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के संस्थापक थे, वहाँ उनकी वर्षी पे क्या हो जी कार्यक्रम। तो 6 दिन तक ढोल पर चर्चा करवाई हमने, और उस कार्यशाला का नाम रखा था, उस 6 दिन के कार्यशाला का नाम रखा होता ढोल ही रहेगा तो ढोल बजेगा। और उस बात पे मैं आज भी कायम हूँ कि अभी भी वो नहीं हो रहा। ढोल को आपने राज्य वाद्य यंत्र वो कर दिया। उसी कार्यशाला से निकले एक एडवोकेसी बुक दी है। जी हमने कहा कि इसके आधार पे हम सभी जगह लोगों को बोलेंगे कि वो क्या क्या करें। जी तो वो एडवोकेसी बुक उसके बाद निकली, और ढोल पे मैं लगातार काम करता रहा हूँ। आकाशवाणी जो प्रसार भारती के लिए हम लोगों ने कोशिश की कि वहाँ ढोल को संगीत के रूप में मान्यता मिले, तो वो हो जी गया। अभी ऑडिशन भी होने लगे यहाँ आकाशवाणी में ढोल के जो वादक हैं उनका। तो ये मतलब हमारे जो राष्ट्र का संगीत है उसमें शामिल हो गया हमारा शामिल ढोल। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। वो बहुत सारा जो विधा है, जो जी 60 वर्ष के ज़्यादा उम्र के थे उस समय, वो लोग बहुत सारे मर गए होंगे, बहुत सारे अभी, लेकिन उनको डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया ढंग से। जी हमारे पास में पैसों की कमी थी, मैं खुद का वो देखूँ तो बहुत स्थिति, लेकिन कोशिश की। गुरु शिष्य परंपरा की बात हम करते थे उसमें कि गुरु शिष्य परंपरा हो, तो उत्तराखंड सरकार ने उसको स्वीकार किया, संस्कृति विभाग। जी वो जो ढोली है उस अपने बच्चों को या अपने गांव के या दूसरे गांव के बच्चों को वो सिखाता है ढोल वो वाला, उनको उसको पैसा मिलता है गुरु को। वो एक योजना इन्होंने चलाई जो हमारे एडवोकेसी में उस समय था। एक जो ढोल का आर्केस्ट्रा है, जो 16 वाद्य यंत्र, जो ढोल के 6 वाद्य यंत्र जी हैं, उन 16 वाद्य यंत्रों का आर्केस्ट्रा बना के लोग करें, एक आर्केस्ट्रा बनाया, उसको परफॉर्म करें, ढंग का पैसा लें, सिर्फ वो ढोल ऐसे ही जी कोने पे न रहे। तो आर्केस्ट्रा भी बनाया हमने, ढोल के साथ। ढोल का आर्केस्ट्रा, और उसकी नकल अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो 16 आपने बात की, तो कौन कौन से हैं उसमें कुछ आपका प्रमुख? ढोल दमाऊं का है, जी ढोल का अपना सागर है, दमाऊं जी का अपना है, रणसिंगा है, आप बंकोरा है, भाणा है, कंसाल है, आपका जो जौल बांसुरी बोलते हैं वो है, आपका हुड़का थाली वगैरह है, डोर है, जी आपके अलगोजा है। अलगोजा एक सिंगल वाला उसका अलग होता है। आपका ये कैंसाल बड़े वाले देखें ज़्यादातर कुछ जगहों पे जो जी बहुत ज़्यादा। रणसिंगा का आपका अलग अलग तरह का है, लेकिन रणसिंगा है। रणसिंगा और आपका मसक बाजा है जो अडॉप्ट किया गया है, बट वो उस मसक 16 भी वाद्य यंत्रों में से है। आपका जो आपका ये है शंख है, वो भी इसमें शामिल है। मैंने इन सब वाद्य यंत्रों को खुद प्रस्तुत करके भी देखा। उत्तराखंड आंदोलन के एक वर्षी पे जब मसूरी में आए तो बहुत हम पूरे उसको लेके चलते थे, जनगीतों के साथ जी वही बजाते थे। और मैंने कोशिश की कि हर नाटक में ढोल का जिक्र हो, उसके संगीत के साथ में चले, चाहे वो रेडियो नाटक है, जी चाहे आपका मंचीय नाटक हो, सब में ढोल के
और ढोल की जानकारी थी, इसलिए कि कौन सा ताल बजेगा। जी। तो मेरे नाटकों के बुक में आप देखेंगे कौन सा ताल बजेगा वो लिखा हुआ है उसमें, है ना। अच्छा। कौन सी जगह पे और क्यों बजेगा तो वो समझ में आ जी। जाएगा आपका। एआई से भी आप जुड़े हैं, एआई से गढ़वाली भाषा को भी प्रमोट करने का आम, काम कर रहे हैं। अब मैं गढ़वाली में नाटक करता हूँ, फिर ये सारी चीज़ें। मेरे एक मित्र हैं जो IIIT हैदराबाद में, जी। जो भारत सरकार का भाषणी कार्यक्रम है उसका प्रोग्राम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी, जो रणनीति कैसे, जी। जो छोटी भाषाएं इनको हमारे उसमें बोलते हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं वो लोग जी। है ना। और हम लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, वो टेक्नोक्रेट और जो 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 साहित्य से जुड़े हुए लोगों का एक मिलके चर्चाएं होती हैं, और उसके आधार पे पूरे जो जो इनको भाषाओं को बोलते हैं लो रिसोर्स लो रिसोर्स लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस। मतलब जिन भाषाओं पे जिस भाषाओं के लिए खर्च या उनके और संसाधन नहीं है, जी। कम संसाधन है, चाहे पैसा हो, चाहे उसको बोलने वाले हों, चाहे उसको प्रमोट करने वाले हों, चाहे कुछ। तो ऐसे इसके भारत सरकार ने वो किया, और वहाँ प्लानिंग होती है IIIT हैदराबाद में, जो इन भाषाओं के लिए काम करते हैं, जी। और भाषणी इस तरह से लोकल बाग। तो मुझे उसमें जुड़ने का मौका मिला। मेरे एक मित्र हैं, तो सुबोध कुलकर्णी, वो रहते थे। हम लोग बॉम्बे में जब अपने स्क्रिप्ट होता है नाटक का, जी। उसको प्रमाण पत्र लेना पड़ता था जी। कि ये कर सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर वहीं, वो मराठी के लिए जा रहे हैं तो मैं गढ़वाली के लिए गढ़वाली जा के रहे हैं, 10 दफे मिलते थे, एक दूसरे के नाटक भी देखते थे तो उनसे दोस्ती थी, तो उन्होंने मुझे संपर्क किया। फिर ये भाषणी से ये जो लैंग्वेज वाला है AI में डालने का, जी। उससे हुआ। और एक उत्तराखंड के लिए भी जो सच्चिदानंद सिमाल, जी। प्रीतम बर्तौन जी, ये सब लोग कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं शामिल हूँ। और बहुत सारे काम होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। मेरा ज़्यादातर काम लैंग्विस्टिक एंगल से एंगल देखना से। है। और अगर हम बात करें आपकी किताबों की, हाँ। तो चार रेखड़ा सबसे अभी चर्चित भी रही और इसी के लिए आपको पुरस्कार भी मिला था। जी तो जी। इसमें क्या आपने लिखा है, क्या इसकी कुछ खास बात है? जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं बेसिकली हूँ तो नाटककार, जी। तो मेरे चाहे गीत हों, कहानियाँ हों, जी। कविताएं हों, उस पर नाटकीयता आती है। जी। नाटकीयता आने का मतलब क्या हुआ, कि जो एक 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 संवाद सा क्रिएट होता है, जी। मतलब वो दिमाग, माइंड सेट उस तरह के कि एक संवाद बनाने वाला जैसा एक बेसिक जी। आ जाता है, वो अपने आप आ जाता है, वो प्राकृत रूप से है अंदर, तो वो आ जाता है। तो चार रेखड़ा में भी वही कहानियाँ हैं जिनको आप जब सुनते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी डाल रखा हो तो उसमें आप सुन सकते हैं। तो जब भी आप पढ़ते हैं या आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि मैं नाटक सुन रहा हूँ। जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई कहानी कहानी। सुन रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं नाटक सुन रहा हूँ। अब नाटक में तो नेचुरली कोई कहानी होती है जिसको जी। अलग अलग बस पात्रों के विस्तृत जरिए रूप देना होता है कि नहीं, अलग अलग जी। पात्रों के जरिए नरेट करना होता है। यहाँ आप उसमें एक ही आदमी, आप खुद पाठक या जो कोई पढ़ के सुना रहा जी। वही एक नरेटर होता है, पर इतना सा फर्क है। और चूंकि ये जो मेरे साथ में, मेरे जीवन के साथ में जो ये जो हमारा समाज चलता रहा, उसको मैं देखता रहा, समझता रहा, तो वो इसमें है। तो लोगों को लगता मेरी कहानी है या मेरे गांव की कहानी है, या ये मेरी बात कर रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी वो हैं। जैसे अभी हम एक बैरागी कहानी में, एक जो बैरागी दादा वो ढारे पनेरों की सफाई करता है, जी। तो सिर्फ उसी की नहीं करता, वो वहाँ जब घास लेके घसियारी आएंगी तो वो अपना बोझा बिसाएंगी, तो जिस जिस जगह पे बिसाएंगी तो कहीं वो जिस पत्थर पे वो ऐसा ढकढक न कर रहे, जी। हिले नहीं,
तो उसको भी ठीक करता है कि बेचारी वो वहाँ चली गई, तब तक उसका जो बोझा था वो गिर गया, तो वो तसल्ली से पानी नहीं पी पाएगी। जी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उन कहानियों में आई हैं जो एक इस बारीकी से कोशिश की है, तो इसलिए चार रेखड़ा काफ़ी चल पड़ा। जी। और कौन-कौन सी किताबें अभी तक आई हैं? पहले 11 नाटक थे उसमें, जन जागरूकता के 11 जी। नाटक। तो उनमें भी अलग-अलग विषयों को जन जागरूकता से जुड़े हुए अलग-अलग विषय पे उसमें नाटक हैं, और उसमें 11 नाटक हैं। नौजवान जो मैंने अपने प्रयासों से शुरू किया, वो आपका ये नौजवान का इस तरह का, जी। ये जो 9 आप देखते हैं, ये 9 वाला, जी। ये 9 जो है ये संगीत की मात्रा है, जी। 9। तो असल में जो भाषा विज्ञान में बोलते हैं ना हम लोग, संगीत की मात्रा को भी मिला के, अगर हमारी भाषा का कोई अपना अलग से लिपि नहीं, हम इसी को जो अपने देवनागरी लिपि को ही अडॉप्ट किए, जी। तो उसमें 9 होगी। वो बोलेंगे तो तब मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने ये कुछ प्रयोग किए हैं, बहुत सारे प्रयोग भाषा में भी किए हैं, ताकि लोग प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सकें, प्रॉपरली बोल सकें जी। उसको। तो इसलिए ऐसे 9 नवाण हो गया हुआ नौनवान। है ना। और इस किताब में 9 नवाण में कुछ मंचीय नाटक हैं, कुछ ऐसे संवेदनशील विषय हैं, जो अपछाण है। इसमें एक नाटक है, 9 नवाण का एक नाटक है अपछाण। वो एक ढोली और जी। एक ध्यान होती है गांव की बेटी, जी। उसके संबंधों का है कि कैसे एक, अब उसको ध्यान मानते हुए उसके लिए क्या क्या करता है वो। जी। तो कैसे एक, वो तो अनुसूचित जाति का आदमी था, ये सवर्ण समाज की थी, जी। लेकिन हमारे समाज में ऐसा भेदभाव नहीं रहा है। हम लोग जब औजी लखमान मांगने जाता था बेटी की, जब गांव की बेटी किसी जगह अपने ससुराल में जा रखी है, तो उस ससुराल में वो अपने ढोल दमाऊ लेके जाता था, गीत सुनाता था, और जी। उसके लड़के के, जो लड़का हुआ या लड़की हुए, उसके लिए कपड़े लेके जाता था। वो सिर्फ वहां से मांगने नहीं जाता था, देता भी था। तो वो रिश्ते, और जब उस पर आफत आती है तो तब कैसे वो उसको साथ देता है। तो वो बहुत सारे अपछाण नाटक में बहुत सारा उस तरह का आया है। एक बहुत सारे फिर उसके बाद तिमुंडिया वाला नाटक तिमुंडिया। संग्रह है, जो जी। तिमुंडिया का, जैसे मैंने बताया कि हम डायमेंशन, जैसे हमारे पवाड़ों में है ना, कि एक दिने बाली जी। एक दिसों जाती, एक दुई दिने बाली दुई दिसों जाती, और 3 दिने बाली वाला ससुर दिसों जाती। बोले एक दिन एक जो देवी है, एक दिन की तो उसने एक दिशा पार कर दी। दिशा मतलब डायमेंशंस, जो अंग्रेजी शब्द है डायमेंशन, वो ज़्यादा सही है। जी। तो वो डायमेंशंस की बात है कि वो कई डायमेंशंस में देख सकती है, महसूस कर सकती है। जी। तो वो तिमुंडिया के अंदर भी भावनाएं, अभिव्यक्त करने के तरीके तमाम, वो एक इंसान कैसे सोचता है, उससे व्यक्त क्या होता है, लोग समझते क्या हैं, इन जी। सारे डायमेंशंस को देखने की कोशिश की गई है। एक एक तो वीर सिंह जैसे उसमें एक नाटक है, और मैं बहुत लिखने के बाद जब मैं उसको एडिट कर रहा था, तो उसमें बड़ा रोया था मैं। 12 बरस का वीर सिंह, माधो सिंह भंडारी का बेटा, उसे नहीं मालूम मौत क्या होती है, पर उसे ये मालूम है कि अगर हमारे खेतों में पानी आएगा, जी। अगर किसी पेड़ पे, किसी पौधे पे, किसी फसल पे पानी पड़ता है, तो वो उगती है, लोगों को अन्न मिलता है, मेरे गांव वालों को अन्न मिल जाएगा खूब खाने के लिए। जी। और उसे नहीं मालूम कि मौत, वो अपने आप बोलता, पिताजी मैं मेरी बलि दे दो, मैं चलने को तैयार हूँ, तुम क्यों परेशान हो। तो तब बाप और बेटे का जो रोना है इसमें संवाद है, वो बड़े चौंकाते हैं, बड़े उद्वेलित करते हैं। जब लिख रहा होता आदमी तो पता नहीं, हम एक अलग
दुनिया में होते हैं जी। जब लिख रहे होते हैं, और जब इस दुनिया में आते हैं तो तब हमें लगता है कि हमने क्या लिख दिया। ये होता है आपका उस विषय के साथ, उस सब्जेक्ट के साथ अपने को जुड़ाव। जुड़ाव को, जी। और जो आप दिखाना चाहते हैं उसको कैसे दिखाएंगे। वो रोना सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहे कि आपको सिर्फ उद्वेलित करना है लोगों को, रोना दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि आज की तारीख में कंपेयरिंग, आज का कंपेयरिंग है उसमें। आज हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपये की दिहाड़ी, 200 रुपये की दिहाड़ी, कुछ नहीं करना। जी। आज 500 रुपये होगी दिहाड़ी, लेकिन करना कुछ नहीं, सब कमीशन खोरी में लगे हुए। तो वो जो महादुर सिंह भी था, उसका बेटा भी था, जिन्होंने अपनी बलिदान दे दिया, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया अपने समाज की भलाई के लिए, तो वो कंपेयरिंग था उस नाटक में। तो वो दिखाने के लिए वो वाले दृश्य जरूरी थे। तो ये था। बाकी बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत सारे गायकों हिंदी ने लेखन गाए। नहीं कभी सोचा, हिंदी में कोई नाटक में लिखने की? मैंने एक अर्थी नाटक लिखा था। जी। एक वो मंची नाटक था। मैंने हिंदी में एक वो रेडियो नाटक भी लिखा था, जो नजीबाद से प्रसारित हुआ था, हिंदी में भी लिखा। मैंने किए भी हिंदी के बहुत सारे नाटक। मैं आया, मैं एप्टा से जुड़ा था, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। तो पृथ्वी थिएटर बॉम्बे में ज़्यादातर मंच करते थे। तो गढ़वाली में अपने मातृभाषा के चक्कर में यहाँ आना हुआ, लेकिन वो गढ़वाली भाषा में वहाँ नाटक नहीं कर पाया पृथ्वी थिएटर जैसे बड़े उस पर वो उसका दुख है, मुझे आज भी लगता है कि वो टीस है। बट हिंदी में मैंने लिखे हैं, किए भी हैं बहुत सारे नाटक, और जो नुक्कड़ नाटक एप्टा के मंचों पे, आंदोलनों में बहुत जगह हिंदी में भी नाटक किए हैं। बहुत सारे नाटक किए, लिखे 2 ही नाटक हैं हिंदी तो में। हिंदी में। हाँ, तो अभी कौन सा और ऐसा विषय आपको लगता है कि आपसे अभी छूटा है, जो आपको अभी लिखना है? ये जो ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं हमारे समाज के अंदर ना, उसमें बहुत सारे जो बदलाव सिर्फ ये भौतिक बदलाव नहीं आ रहे हैं, ये मानसिक बदलाव भी आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम लोग पलायन हो रहा है, तो आदमी भौतिक सुविधाओं की वजह से जा रहा है। जी। जो वहाँ है वो भी नहीं है, वो वहाँ है ही नहीं। तो मानसिक पलायन जैसे विषय हैं बहुत सारे। आदमी स्वार्थ को भी कैसे डिफाइन करें, उस तरह के विषय हैं जो अभी लिखने बाकी है। लिखने बाकी हैं। बहुत 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 ये हौच पौच है स्वार्थों का, और बोलते हैं मॉरल बोलेंगे तो कैसे, क्या बोलेंगे, हमारा जो हमारा अपने कुछ जीवन के मूल्य नहीं रह गए। जी। ऐसा लगता है कभी कभी। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं, उनकी अपने मूल्य हैं, तुम्हारे अपने मूल्य। तो ये द्वंद्व हो सकता है, बट हैं जो हमें लगता है कि जीवन मूल्य नहीं है, इसलिए बहुत सारे कानून बनाने पड़ रहे हैं, है ना। तो वो द्वंद्व जो है, उस द्वंद्व पे लिखना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कहानियाँ भी लिख रहा हूँ मैं, कुछ नाटक उस तरह का लिखना चाहता हूँ। बहुत सारा ये जो परिवर्तन हुआ है, उसको समझने के लिए भी बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करता रहता हूँ। देखते हैं जल्दी हमारे बीच होंगे कुछ नया और नया कोई और नाटक होगा। जी कहानियाँ। बिल्कुल जी, नया कहानी, नया नाटक होगा। अभी मैंने एक छोटा सा नाटक 3.5 मिनट का अपने यूट्यूब पे डाला, उसमें कोई पात्र नहीं है। कोई पात्र नहीं है। हाँ, उसमें सिर्फ 2 फूल हैं और 1 हाथ है बस। तो 3 मिनट का है, और उस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो, फ़ोन कर रहे हैं लोग, बिना डायलॉग वाला नाटक कैसे किया। इसे ही जुड़ाव कहते हैं। तो हो सकता है कि मैं उसको कैसे लिखूंगा, वो भी सोच रहा था कि मैंने कर तो दिया, हाँ बट जी। लिखूंगा कैसे उसको, जब किसी और को करने को दूंगा तो लिखूंगा कैसे। तो कैसे लिखा? नहीं, कर दिया हो तो लिखा नहीं, तो ऐसे भी कर रहा हूँ जी। कि सिर्फ लिखूंगा नहीं, सीधे करूंगा तो करूंगा, कैसे करूंगा तो कर दिया। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वो देखेंगे ना, कोई डायलॉग नहीं, कोई पात्र नहीं है, पर नाटक है। नाटक है।
और आपको दो प्रभावित करता है, जो बड़ा नाटक भी कर देता तो उतना प्रभावित नहीं करता। जी, तो ऐसा भी कुछ सोच रहा हूँ, करूँगा। चलिए बहुत बहुत उसके लिए आपको शुभकामनाएं। जल्दी धन्यवाद। हमारे बीच आपकी नई किताब भी होगी जिसमें धन्यवाद। नाटक और कहानियां भी होंगी। जी, तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ गजेंद्र नौटियाल जी। ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।